तो बेटा कल हम लोगों ने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देख लिया है। किसी का कोई डाउट है? नो सर। तो अब हम लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उस मॉडल में कमियां क्या हैं। कल मैंने आपको जब बताया तो आपको मैंने कहा कि पहले ये देख लीजिए कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। अब आइए आज हम उसके ड्रॉबैक पे बात करेंगे। यदि हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल की क्या कमी रहती है, राइट? यस सर। तो मॉडल हमने आपको 6-7 पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। अब उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। अब आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल चल रही होगी, उसको मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ। आप ये जान चुके हो कि एटम, हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है। यस सर। और न्यूक्लियस 2 फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है। यस सर। और वो दोनों फंडामेंटल पार्टिकल को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यस सर। यानी कि प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन की वजह। ये सब कल मैंने बताया, लेकिन आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। न्यूक्लियस के बाहर जो खाली स्थान है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपने कल का सुना है कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता है। और सर्कुलर मोशन के लिए उसको फोर्स कहाँ से मिल रहा है? तो आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और ये फोर्स का जो टाइप है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को इससे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जा रहा है। और जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो बॉडी क्या करती है? तो इतनी बातें मैंने कल आपको समझा दी। अब जब एक सवाल हमने कल और उठाया कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जा रहा है? तो हमने इनके मॉडल को समझाते हुए बताया कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अपनी ओर खींच रहा है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। यानी दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। और इसे समझाने के लिए मैंने 2 बच्चों को द्वारा यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी शो किया। और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने से दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन मूव करते समय न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा है। इट्स राइट? यस सर। तो इसी को आपने अगर बढ़िया से पढ़ा होता, जैसे कल मैं कह रहा था कि अगर आप अच्छे से पढ़ते तो आपको वेक्टर की कॉन्सेप्ट याद रहते तो मुझे वो समझना नहीं पड़ता, इतनी पर्याप्त होता कि अगर 2 फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उनके फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। अर्थात तब उस पर कोई बॉडी का बल का अनुभव नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सब अर्थ पे हैं और आप सब जानते हो कि अर्थ आपको पुल करती है। जैसे पहले दिन आया था वो दिन मैंने पहले ये एक्सप्लेन किया था। तो जब आपको अर्थ खींच रही है तो आपको क्यों नहीं अनुभव हो रहा है कि आपको कोई फीलिंग होती है कि अर्थ हमको खींच रही है? तो क्यों नहीं अनुभव होता? तो मैंने आपको समझाया कि जब कोई वस्तु को आप स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ रहे हो तो अर्थ इससे mg फोर्स से खींच रही है। अब यह फोर्स जहाँ पे लगा, जिस बेस पे रखे हो वहीं से अपोजिट फोर्स ऊपर लग गया न्यूटन के थर्ड लॉ से। बड़े हो एक तो जितना फोर्स से आप नीचे खींची उतने ही उसके ऊपर रिफ्लेक्टरी फोर्स लग गया। अब दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, इसीलिए हमको अनुभव नहीं हो रहा है कि हमें कोई खींचे। यस सर। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। अब जो भी मैंने भी हिंदी में बोला एक बार रिपीट करके ड्रॉबैक पे चले जाएं, क्योंकि इतनी बात मैं दोहराया इसलिए कि आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मेशन आ जाए कि हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे हैं।
So on yesterday I have taught you, according to Rutherford model, each of the atom has a nucleus, and nucleus is consisted by two nucleons, proton and neutron. Proton has the positive charge, while neutron doesn't have any charge. So due to being the positive charge of the proton, nucleus is also positively charged. And outside of the nucleus, electron are revolving. Electron क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं. Electrons are revolving. So here, nucleus bear the positive charge, electron bear the negative charge. So force of attraction acts between them, and the direction of this force is towards the center. So these electrons get the centripetal force, and by getting this centripetal force, they move into the circular path. Okay. Yes, sir. And Rutherford told the force by which nucleus pulls electron towards the center, with the same forces electron also pulls the nucleus toward itself. So both forces are equal and opposite. That's why their net force becomes zero. This is why when the electrons are moving in a circular path, so they do not fall into the nucleus. So these are the Rutherford model. Now again I will ask, do you have any problem? No, sir. अब हम आपको बताते हैं कि रदरफोर्ड के इस मॉडल से क्या साइंटिस्ट सहमत थे, यानी आर द साइंटिस्ट एग्री विथ दिस रदरफोर्ड मॉडल आर नॉट. यानी मैंने आपके सवाल किया कि क्या रदरफोर्ड के इस मॉडल से साइंटिस्ट लोग एग्री कर रहे थे या एग्री नहीं किए. दैट्स क्लियर. Yes, sir. तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें से ज्यादातर चीजों से तो साइंटिस्ट एग्री कर रहे थे, लेकिन एक चीज से वो एग्री नहीं किए, और उससे जब रदरफोर्ड के सामने रखा गया तो रदरफोर्ड उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इसी को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी कहा गया, जिसे आज हम लोग कह रहे हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड. Yes, sir. तो अब आपके दिमाग में उठेगा ना कि वो कौन सा पॉइंट था जिस पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अर्थात साइंटिस्ट उनसे सहमत नहीं. जब कोई भी, देखो बेटा एक चीज आप ध्यान दो, पहले थोड़ा विज्ञान को एक सैद्धांतिक रूप से समझ लो. हमारी ऑफिस में, पहले जहाँ मैं ऑफिस में बैठता हूँ उसके ठीक बगल में मैंने एक साइंस की डेफिनेशन साहित्यिक भाषा में दिया था. वैसे तो आप साइंस की डेफिनेशन अपने साइंस के हिसाब से पढ़ते हो कि किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसज्जित ज्ञान प्राप्त करने को विज्ञान कहते हो. ये आप पढ़ते हो, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है. हम आपके चेहरे से दिख रहा है, कई लोगों को याद भी नहीं कि साइंस क्या होता है. तो यही मैं बार बार कहता रहता हूँ, क्योंकि आप जैसे भी हो हमें सब दिखता है, और आप अगर मेहनत से पढ़े या पढ़ेंगे तो साइंस आपके लिए सबसे आसान दुनिया की वस्तु हो जाएगी. लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो पढ़ेंगे, जो इसको इतिहास भूगोल समझ रहे हैं, उनके बस का ये नहीं है. तो हमने एक साहित्यिक डेफिनेशन दिया था, और मेरी ऑफिस में अभी जब पेट आउट करा दिया गया तो मिट गया, फिर लिखवा नहीं पाया. लिखवाया था मैंने कि किसी भी वस्तु पर तर्क को ज्ञान और तर्क पर कसी हुई कसौटी को विज्ञान कहते हैं. ये मैंने साहित्यिक डेफिनेशन दिया था कि विज्ञान क्या है. तो हमने कहा था विज्ञान वह ज्ञान है, ये आपको नहीं कहना है, आपको तो वही कहना है जो साइंस का सिस्टम है, और हम उधर बताएंगे तो फिर इधर रुक जाएगा काम. तो वो आपने प्राइमरी लेवल में सीखा होगा, मुझे उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना, बस अपने मतलब के लिए एक बात बतानी है कि ज्ञान के तर्क पर
ज्ञान की कसौटी पर और तर्क की कसौटी पर कसे गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि जब भी कोई साइंटिस्ट कोई कॉन्सेप्ट देता है तो वो अपने दिमाग और बुद्धि से तो सही ही देता है, लेकिन जब उस पर चर्चा की जाती है और उसे कॉन्सेप्ट पर कसा जाता है तो उस कॉन्सेप्ट पर जब वो कॉन्सेप्ट सही नहीं उतरता और उसको जिसने दिया वह भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो इसी को बेटा कमी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कमी। और तब साइंस उस पर क्वेश्चन उठा देता है, कहता है कि ये कंसेप्ट यहाँ चुप कर रहा है, इसमें कमी है। तो जो व्यक्ति कहेगा कमी है तो बोलो उसको सही खोज के बताना पड़ेगा ना। यस सर। और जब वो आप किसी को बताओगे कि ये गलत है तो आपके पास इसका जवाब भी तो होना चाहिए कि आप किस आधार पे कर रहे हो गलत है, और अगर ये गलत है तो सही क्या है। जब ऐसा आप बताओगे फिर उस पर भी कसा जाएगा कसौटी पर, और वो अगर अक्षरशः सत्य साबित होगा तब ना माना जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट गलत है। यस सर। हर बात समझ में? यस सर। तो इसीलिए बेटा इसे आप जितना पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट से उसको तर्क वितर्क करोगे उतना साइंस इजी होती चली जाएगी। तो आइए इस बात को फिर से सुन लें। अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप ही की वजह से मुझे बार बार हिंदी और बार बार इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो आप ही उसे सीखें और मेहनत जो मैं कर रहा हूँ उसका लाभ उठाएं। दिस प्रिंसिपल, दिस एटॉमिक मॉडल which Rutherford has given, in this model the concept by which the Rutherford had shown electron pulls nucleus and nucleus pulls electron and both are applying the equal force but in opposite direction. This is how the net force becomes zero. Show the electron do not fall into the nucleus. But scientists didn't agree with this concept. लेकिन अभी मैंने बोला वही इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि साइंटिस्ट didn't agree with this concept, यानी उनके इस बात से वैज्ञानिक सहमत नहीं हुए। आ रही बच्चों? यस सर। तो by this concept scientists didn't agree with the Rutherford, so they made a question. इसलिए उन्होंने एक सवाल किया कि it can't happen. अब क्या क्वेश्चन किया, अब यहीं से हम शुरू करें। क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो अब हम हेडिंग देते हैं, ड्रॉबैक ऑफ Rutherford। ड्रॉबैक ऑफ Rutherford। चलिए देखिए, अब मैं आपको समझा ही जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं तर्क, क्योंकि मैंने कहा ना कि ज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसे हुए ज्ञान को जानते हैं। तो अभी मैं रदरफोर्ड का भी बताऊंगा, फिर साइंटिस्ट क्यों एग्री नहीं हुए वो बताऊंगा, और फिर तर्क दूंगा, तब जाके मामला फाइनल होगा। इट्स ओके? यस सर। अभी तक बताया हुआ कितने लोग को समझ में आया? हाँ तो उठाएंगे। बहुत बढ़िया। आइए देखिए, सुनिए यहाँ से देखते रहिए। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया कि न्यूक्लियस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस यस सर। और दो अपोजिट चार्ज में फोर्स अट्रैक्शन लगता है। इसलिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जितने बल से खींचता है, इलेक्ट्रॉन भी उसे अपनी ओर उतने ही बल से खींचता है। अतः दोनों द्वारा लगाया गया बल बराबर और विपरीत है, इसलिए दोनों एक दूसरे के बल को कैंसिल कर देते हैं। इसी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरने नहीं पाता। ऐसा किसने कहा? रदरफोर्ड। तो साइंटिस्ट क्या कहें?
अब देखो अभी पहले हिंदी में ही समझाएंगे ताकि वो पहले समझ जाओ फिर इंग्लिश में कहेंगे। एनी डाउट्स बेटा? नो सर। अब देखो साइंटिस्ट क्या कह रहा है। साइंटिस्ट इनकी बात को मानने से इनकार कर दिया, यानी साइंटिस्ट रिफ्यूज दिस कॉन्सेप्ट। तो अगर इनकार किया तो कोई तो कारण रहा होगा। यस सर। तो क्या कारण था? उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जहां मूव कर रहा है उस फील्ड यानी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि चार्ज के कारण जो चारों तरफ फील्ड पैदा होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं या चार्ज फील्ड कहते हैं। राइट है? यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज बॉडी जाए तो इनके मैग्नेटिक इंडक्शन से इनकी एनर्जी में क्षरण होता है। क्या होता है? यानी उनकी एनर्जी में लॉस जाता है। जिसको क्षरण नहीं आता वो समझ ले एनर्जी में क्या जाता है? लॉस जाता है। तो ऐसे में प्रोटॉन तो एक जगह स्थिर है, वो तो नाभिक के अंदर चुपचाप बैठा है, वो तो गति नहीं कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? तो गति कर रहा है, तो बस वो गति कर रहा है तो इसकी एनर्जी लगातार काइनेटिक एनर्जी में टर्न होती जाएगी। यस सर। टर्न क्योंकि तुम जानते हो कि ऊर्जा का कभी लॉस पढ़े हो एनर्जी कंजर्वेशन का। यस सर। Energy can neither be created nor be destroyed. Only it can be changed from one form to another form. Everybody knows? यस सर। ऊर्जा का लॉस नहीं जाता। ये ऊर्जा हमेशा एक से दूसरे रूप में मॉडिफाइड होती है। और आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर दो स्टेज हैं, या तो मोशन में है या मोशन लेस है। तो जब वो मोशन में है तो आपने पढ़ा होगा कि the energy derived due to virtue of motion is called kinetic energy। बोलो पढ़े हो कि नहीं पढ़े? यस सर। इसलिए बेटा ये जब ये हम मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी लगातार किसमें मॉडिफाइड होती चली जा रही है? ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। और जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होती जाएगी बताओ इसकी एनर्जी में लॉस होता चला जाएगा। अगर एनर्जी में लॉस होगा तो ये कमजोर पड़ जाएगा, ये उससे स्ट्रॉन्गर बनेगा और ये इसको फट से खींच लेगा और ये आके नाभिक में गिर जाएगा। देखा तर्क दे रहे हैं ना उनको? यस सर। वो आके गिर जाएगा। कंफर्म हो गया? यस सर। अब जो लोग जिसको कॉन्सेप्ट काइनेटिक पोटेंशियल का नहीं आता उनको भी समझाने का मैं एक उपाय करता हूँ। ठीक है? और हमारे पास एक खामसन साहब है। खामसन साहब खड़े हुए आपके जेब में पैसा है ना? है, जानते हैं। अरे भाई बात मानिए, कितना पैसा? अरे भाई ये दीजिए, नहीं है तो मैं रख दिया 100 रुपीज रखा हूँ। कितना? हाँ, अब आप लोग समझिए, ये मैं उनके लिए तर्क दे रहा हूँ जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आता, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं आती, पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती, तो उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप पकड़िए, हमने अपने जेब में से 100 रुपीज निकाला है और आप इमेजिन करिए कि वो रुपीज नहीं है, एनर्जी। कंफर्म हो गया? यस सर। सच में वो एनर्जी है, क्योंकि आपको पता है कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। यस सर। आपके पास पैसा ना हो तो कुछ काम होगा आपका? नो सर। तो इसीलिए हमने कहा मान लीजिए वो 100 रुपया एनर्जी है। अब आप यहाँ से देखिए, अब हम अपने में जेब में से निकाल रहे हैं और अभी भी आपने देखे हैं इनके जेब में हमने डाला है। सही है ना? यस सर। अब आप पकड़िए, तो जब मैं अपने जेब से निकाला तो अब ये पैसा मूव कर रहा है कि नहीं? यस सर। मूव तो समझ रहे हो ना? यस सर। मूव कर रहा है यानी गति कर रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। यस सर। और अब जाकर के हमने इनके जेब में, हाँ, अब नहीं कहेंगे पैसा नहीं है, आप इसमें डाल दिया। अब वो इनके जेब में ये मूव कर रहा है कि स्थिर हो गया? स्थिर हो गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में टर्न हो गई और अब इनके जेब में शो ध्यान से देख रखे। यस।
बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. अब इनको कम से आप आते हैं, मैडी से आते हैं। अब इन्होंने घर से निकला, बस पकड़ा, सरकारी बस नहीं, प्राइवेट, समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखते थे। अब बस में बैठे तो बस में कंडक्टर साहब गए, मुझे कहाँ जाना है? तो इन्होंने कहा चंदौली। और का भाड़ा लगेगा 30 रुपया, इकट्ठे खर्चा हो गया। अब इन्होंने देखो 100 रुपये निकाल के दिया, किसको दिया बताओ? और कंडक्टर। अब कंडक्टर बोलो कितना काट लिया? 30। फिर इनको वापस कितना किया? 70। अब 70 रुपये जेब में रखी, है ना? और 30 रुपया कहाँ चला गया? वो पैसा इनको वहां से यहाँ ले आने में व्यय हो गया। घर हिसाब देंगे तो बताइए ना किसको भाड़ा लगा है? Yes, sir. तो वो 30 रुपया बोलो अभी भी जेबा में है या मूव कर दिया? Move कर गया। यानी काइनेटिक एनर्जी में चला गया। अब बोलो जेबा में अभी भी 100 रुपया देना? No, sir. कितना है? 70। अब ये पहले ही जितना है या कम हो गया? कम हो गया। तो समझ में आया? Yes, sir. कभी नहीं आया। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो उनको समझाने का मैंने उपाय किया। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब तो मूव खाली कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. और प्रोटॉन तो अभी वही का वही है। अब इसकी एनर्जी सेव है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन इसकी एनर्जी को तो मूव करने से लगातार काइनेटिक एनर्जी में टर्न होती जा रही, हो रही कि नहीं? Yes, sir. अब देखिए, अब ये आगे चंदौली, ठीक है? Yes, sir. अब रास्ता में रामलाल की दुकान है ना? और उधर से इनके मित्र सौर्य आ रहे थे, ठीक है? Yes, sir. और खर्चा हो जाए। तब बोलिए, अब ये दोनों लोग मिल गए, तुम्हें अभी 10 मिनट लेट है, आइए 100 ग्राम जलेबी हो जाए। हाँ, आप लोग को नहीं मिलेगा, ये बेटा है, ठीक है? हाँ, आप लोग जलेबी का एंजॉय करिए या लंच चाहिए और क्या? कन्फर्म है ना बेटा? Yes, sir. तो अब बताओ 20 रुपया का जलेबी खर्चा हो गया। अब बताओ कितना बचे? 50। बताओ काइनेटिक एनर्जी जितना पैसा निकलता जा रहा है, बोलो इनकी एनर्जी लगातार कम होने लगी। कम होती जा रही है। अब समझ आ रहे हैं ना? Yes, sir. तो वहाँ इलेक्ट्रॉन खाली एक चक्कर मार रहा है कि मारता ही जा रहा है? मारा गया। चक्कर पे चक्कर, है ना? So this electron are making a revolution. बैठ जाइए नहीं तो थक जाएंगे। अब जो पैसा बचा है इसको मत दीजिएगा, घरे लेके जाइएगा। तो देख रहे हो कहाँ रखना, समझ रहे? चलो आओ, ठीक है? ये तो हम लोग हंसी कर लिए, बट बात समझ में आ गई ना? Yes, sir. So here electrons are making the revolution. So these electrons are into the motion. So due to the virtue of motion, energy which are produced is called kinetic Energy. So that energy is now spending in kinetic energy. Because of this reason, the energy is reduced. तो अब ये कमजोर पड़ गया और ये है स्ट्रॉन्ग है। और बोलो दोनों बराबर बोल से खींचेंगे या ये खींच लेगा? ये खींच लेगा। अब खींच लेगा तो आपके ये बात कौन कह रहा है बोलो? Scientist. और अब इस बात को जब उनके सामने रखा गया तो उन्होंने इसे समझाने के लिए प्लैनेटरी मॉडल का एग्जाम्पल दिया। कौन से मॉडल? Planetary model. हाँ, इसको याद रखना, 1 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता, इसको समझाने के लिए रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया, यानी बाय विच मॉडल does Rutherford explain the not falling of the electron into the nucleus? आगे? Yes, sir. तो कौन सा मॉडल दिया बताओ? Planetary model. प्लैनेटरी मॉडल। अब हम तुमको प्लैनेटरी मॉडल पे ले आते हैं। प्लैनेटरी मॉडल जानते हो क्या होता है? No, sir. झूठ बोल रहे हो दिन दहाड़े। अच्छा बताओ प्लैनेट क्या होता है ये बताओ।
ग्रह। अच्छा, ग्रह होता क्या? तुम लोग खाली हिंदी में वो बना दिए हमको। तो प्लेनेट होता क्या आप बताओ। अच्छा बताओ, खड़ा हो गई नहीं, हम सोच रहे क्या होता है। यस नो में बताओ, आता है नहीं? आपको आता है, बता नहीं रहे हो। अब हम बता रहे हैं कि कैसे हमको पता है कि तुमको आता है, और तुमको खुद नहीं पता है कि तुमको आता है। इट्स राइट बेटा? यस सर। सुनो, बताओ कितने लोग इस काम के बारे में जानते हैं? कोई नहीं जानते। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। अभी पढ़ नहीं रहा है, हम माफी नहीं कर, इसको सब बता रहा है लेकिन ये पढ़ नहीं रहा। चलो अब चलो तुम सब लोग समझ लो स्टार क्या होता है। पढ़ो बेटा। स्टार वो मिल्की स्काई बॉडी, यानी मिल्की स्काई में यानी आसमान में रह पाए जाने वाला वह आकाशीय बॉडी है जो मोशन नहीं करता, एक जगह स्थिर रहता है और इसमें स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए अपने प्रकाश से प्रकाशित रहता है। यस सर। जैसे तुम्हारे पृथ्वी का सबसे नजदीकी स्टार कौन है? सन। देख रहे हो, सन से प्रकाश आता है ना? यस सर। तो आज से जानो ही रहता है। तो कैसे बोलोगे व्हाट इज द स्टार? स्टार इज ए स्काई बॉडीज। ये बोलो आसमान में स्थित पिंड है। यस सर। The star is a sky body which is enlightened by its own light and doesn't move। आया समझ में? यस सर। तारा, फिर से हिंदी में सुनो, तारा वह आकाशीय पिंड है जो एक जगह स्थिर रहता है और स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अच्छा हो गया? यस सर। तो अब आपको जवाब को देना चाहिए कि स्टार इज दैट स्काई बॉडी which stay at one place but enlightened by its own light, तो that is called star। और अब बात आती है प्लेनेट कौन है? तो प्लेनेट भी एक स्काई बॉडी है। आया बेटे? यस सर। लेकिन ये स्काई बॉडी इससे नहीं करती, क्या करती है? मूव करती है। किसके चारों ओर मूव करती है? स्टार के सराउंड मूव करती है। कंफर्म हो गया? यस सर। और इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये इसी स्टार के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे हमारी पृथ्वी पर प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सन से। आ गया आपको समझ में? यस सर। तो पूछा जाए व्हाट इज द प्लेनेट, ये आपको नहीं पता था। हाँ ये तो हो गई। अब सुनिए बेटा, क्योंकि सब बच्चे 6 में ही पढ़ लेते हैं प्लेनेट्स क्या होता है। वो अलग बात है, मैं बार बार ये नहीं कहता हूँ क्या पढ़ते ही नहीं, लेकिन जो चीज पढ़ ली पूरी क्लास में वो क्यों भूल गई? तो भूल गई, अब देख लो कैसे। प्लेनेट कौन है? प्लेनेट इज ए स्काई बॉडी which makes a revolution surround the stars, okay? यस सर। And it doesn't have own light, they are enlightened by the light of star, so that body is called planet of that star। तो उस बॉडी को उस स्टार का प्लेनेट है। समझ में आया आपको? यस सर। बेटा आप कंसंट्रेट करो। तो जो भी बॉडी स्टार के चारों ओर मूव करेगी यानी घूमेगी और उसमें स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होगा, वह उसी के प्रकाश से प्रकाशित होगा, उस स्काई बॉडी को बेटा कहेंगे प्लेनेट। और तुम जानते हो कि सूर्य के चारों तरफ कुल 9 प्लेनेट हैं। अभी एक पर तो विवाद हो गया, इसलिए अभी क्या कहा गया? एक प्लेनेट। मालूम है सबको? यस सर। तब तो मैं पहले ही बात पता है सबको। अब आ जाओ
अब तुम लोग जानते होंगे कि इस प्लेनेट में तीसरे नंबर पर हमारे प्लेनेट का नंबर आता है। ठीक है? यस सर। सबसे पहला प्लेनेट कौन है जानते हो? मरकरी। मरकरी यानी बुध। उसके बाद कौन है? वीनस। मंगल। राइट है? यस। तो अब आपका नंबर आता है कौन सा? 8 नंबर पे। तो ये सब क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। आया? यस सर। समाप्ति के बाद हमारी अर्थ की, तो जानते हो हमारा अर्थ सूर्य से 1.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तनी मनी दूरी नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? 1.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। कंफर्म? यस सर। और इतनी दूरी पे रह के ये चारों ओर घूम रहा है। तो ये जिस तरह ये सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इसमें गिर नहीं रहा। तो इसी मॉडल का उन्होंने सहारा लिया था समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन को। पहले समझो आराम से। और इसी मॉडल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक मॉडल। और अब देखो हम कह रहे हैं, कई बच्चे ज्यादा ज्ञानी कर रहे हैं, इनका मतलब पानी कम पीते हैं। अगर बॉटल लिए हो तो बिना मेरे परमिशन के बॉटल में पानी हो, तो जिनको जिनको ज्यादा जमाई आ रही है वो बच्चे थोड़ा 1-2 घूंट पानी अपने से पी के बैठ जाए पढ़ने के लिए। क्या देखो, ये देखो बेटा, ये तुम्हारा सन है और सन से 1.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर ये मेरी अर्थ है। ऐसे ही कुल 8 और प्लेनेट हैं जो इसके चारों ओर मूव कर रहे हैं। सबको आ रहा है? यस सर। तो इन दोनों में क्या कंडीशन है कि इन दोनों में सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है और पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर खींच रही है, और दोनों बल इक्वल एंड अपोजिट है। अतः दोनों एक दूसरे के बल को निरस्त कर दे रहे हैं। यस सर। इसलिए अर्थ आकर सूर्य में गिर नहीं रहा। नहीं रही है। तो यही मॉडल को कहा गया प्लैनेटरी मॉडल। अब इस बात को पहले इंग्लिश में समझाते हैं और फिर बताते हैं कि साइंटिस्ट उनके इस मॉडल को किस तर्क से रिफ्यूज करते हैं। राइट? यस सर। तो पहले इसको सुन लें। Rutherford explained with the help of planetary model. He told there are 8 planets which are making the revolution into the solar family. पता है ना, ये सब मिला के सोलर फैमिली कहा जाता है। यस सर। सौर परिवार। और कंसंट्रेट होता, पढ़ते समय कंसंट्रेशन जितना रखोगे उतना आसानी से ब्रेन में जाएगा। और हंसो, उसको समझ के हंसो, इधर उधर मत देखो, उससे तुम्हें फायदा होगा। और अगर आदत बनाओगे बेटा तो बहुत मजा आएगा। तो लेट्स वॉच। जाओ बेटा, नाश्ता कर लो, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाके नाक साफ के देखो। हमारी बात पहले सुनो। नाक साफ करके हाथ धो लेना, 1 घंटे तुमको आराम देना, बैक्टीरिया का फ्लो बंद हो जाएगा। इस साइंटिफिक रीजन है। ये कितना आसान है, लेकिन बच्चे नहीं करेंगे, वो बार बार खींचते रहेंगे। अब आपको अब इधर बताऊंगा तो छोड़िए, ये सब साइंटिफिक है, इसमें कुछ भी अब जानी चीज है ही नहीं। जब भी जुकाम हुआ, साफ किया, हाथ को धो दिया, अब जितना यहाँ पर बैक्टीरिया था, कोल्ड इन्फ्लुएंजा का, अब वो बाहर चला गया। अब उसको फिर से संख्या बनाने में टाइम लगेगा। तो जब तक वो संख्या बनाएगा तब तक तो आपको इजी रहेगा। और हाथ नहीं धोए तो वो हाथ में चिपका रहेगा, आप फिर करोगे फिर से संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह आप आराम से घंटे को महसूस कर लोगे, पढ़ लोगे। यहाँ देखो, अब चलो ये बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, इसी से ये रुक जा रहा है। Rutherford explained this incident by the planetary model. He told
in solar family, sun is staying at one place, and there are 8 planets which are standing and making the revolution at several distances. Yes, sir. In this in this world, each of the planets pulls the sun toward itself, and the sun pulls each planet toward itself. So both are applying equal and opposite forces, so their net force become 0. and the planets do not fall into the Sun. But scientists denied again this concept. How? अब हम आपको पुनः पीछे का याद दिला दें। हमने एक दिन आपको बताया था कि मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। आ जाओ बेटा, बढ़िया से सीखो। चले बेटा? Yes, sir. कौन सा फोर्स लगता है? Gravitational force. ये भी तुम पढ़े हो, तुम्हारे किताब में है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन ने एक्सप्लेन किया और आप पढ़े हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to the product value of their masses and inversely proportional to the square value of the distance. सुनना, तर्क सुनना। तो बताओ ये ग्रह की दूरियां बताओ बहुत ज्यादा है ना? Yes, sir. 1.5 करोड़ किलोमीटर। कितना? 1.5 करोड़ किलोमीटर। ये हम अपनी पृथ्वी का बता रहे हैं। जो पृथ्वी के ऊपर के ग्रह हैं बताओ वो और ऊपर में। Yes, sir. मतलब अब ये देखो तुम लोग यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो वो कॉन्सेप्ट जिसको आता है वो ध्यान से देखे, जिसको नहीं आता वो और ध्यान से देखे। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है कि अगर ये माइनस होगा यानी ये घटेगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। घटेगा। तो बताओ तुम्हारा जो प्लेनेट है वह सूर्य से बहुत दूर है ना? Yes, sir. आपका दूरी ज्यादा है, Yes, तो sir. बताओ फोर्स क्या होगा? कम लगेगा? Yes, sir. कम लगेगा? Yes, sir. तो इसीलिए उन्होंने कहा किया कि अगर प्लेनेटरी मॉडल के अनुसार ये स्टे कर रहा है तो ये सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं। प्लैनेट्स एक सूर्य से बहुत दूर हैं, अतः डिस्टेंस ज्यादा होने से इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो बहुत कम लगेगा। यानी एटलीस्ट वैल्यू। दिस इज द एटलीस्ट वैल्यू। एटलीस्ट माने कहो कम। आया बात समझ में? Yes, sir. ये मिनिमम हो। और फिजिक्स में अगर कोई भी वस्तु पर लगने वाला बल हो, चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, और अगर वो बहुत मिनिमम हो तो हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है? Yes, sir. परंतु हम जिस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं उनके बीच की दूरी ये करोड़ों में नहीं है। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी कि एटम का जो डायमीटर है वह 10⁻⁻13 मीटर कोटि का होता है, और जो न्यूक्लियस है उसका डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है। याद रखना ये माइनस ज्यादा है। अतः ये डिस्टेंस करोड़ों किलोमीटर का भी नहीं है। देख रहे हो, ये लिखा हूँ 13, ये लिखा हूँ 15, यानी कि डिस्टेंस इनके बीच का बहुत मामूली है। और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो मास से नहीं लग रहा है। बताओ किससे लग रहा है? चार्ज से। और चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कूलाम में दिया था, और उसे भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि वह फोर्स होता है प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square value of the distances.
बताओ यहाँ पर ये डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा थी ना, Yes, sir. यहाँ जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लग रहा है वो बहुत कम कम है। है। अतः ये फोर्स बताओ ज्यादा होगा। Yes, sir. तो पहली बात कि वो जो प्लैनेटरी मॉडल के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स बहुत कम है, और जबकि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स की डिस्टेंस कम होने से ये फोर्स बहुत ज्यादा है, पहली बात। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 टू द पावर 36 से 10 टू द पावर 40 टाइम्स मोर होता है। तो समझ रहे हो? Yes, sir. यानी इसका जो बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना ज्यादा बल है। तो एक तो डिस्टेंस कम, दूसरा ये बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बल निगलेक्ट नहीं हो सकता और वो खींचेगा बाकी गिरेगा। और इस तर्क के आगे रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था, और इसलिए रदरफोर्ड इसको अब एक्सप्लेन नहीं करता। यही कहलाता है Drawback of Rutherford. अगर समझ में आपको Yes, sir. अब कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब बताएं, समझ आ गई? Yes, sir. तो यही है बेटा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड।